जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज का दूसरा क्लास का पहला क्वेश्चन है। 16वां वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट फर्स्ट है, आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ है। नहीं, 31 दिसंबर 2024 को नहीं हुआ, 2023 को हुआ है। आयोग का गठन 16वां वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को हुआ है। का इसका अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है? हाँ, बिल्कुल सही है। इसका अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। तो कौन सा निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट दूसरा सही है। वित्त आयोग से संबंधित कुछ और तथ्य देख लेते हैं। जैसे 14वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? 14वां वित्त आयोग का अध्यक्ष था वाई वी रेड्डी। 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वां में इनके सी था। 16वां वित्त आयोग तो आपको पता ही हो गया, अरविंद पनगड़िया है। 14वां और देख ले 14वां वित्त आयोग का, आप ये बताइए 14वां वित्त आयोग में राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का कितना कितना अनुदान था? तो राज्य सरकार का कितना था? 40% और केंद्र सरकार सेंट्रल सरकार का था 60%। और इसमें आप ये बताइए कि 15वां वित्त आयोग का राज्य सरकार का कितना था और केंद्र सरकार का कितना था? 15वां वित्त आयोग में राज्य सरकार का 41% और केंद्र सरकार का 59% था। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग कैसा निकाय है? संवैधानिक है या असंवैधानिक है? तो वित्त आयोग कैसा है? तो संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक है। आप बताइए कि वित्त आयोग का किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में वर्णित है। पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951-52 में। पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951-52 में। और पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? केसी नियोगी था। पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष केसी नियोगी। आप ये बताइए कि राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन 243 के आई में, 243 के आई में है। चलिए, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? तो राज्यपाल करता है। राज्यों का राज्यपाल करते हैं। और केंद्र वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति। केंद्र वित्त आयोग का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में करते हैं? 280 में। और राज्य वित्त आयोग का किस अनुच्छेद में है? तो 243 के आई में है। 243 के आई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा साहित्य के योगदान में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा भाषा है? ऑप्शन हिंदी, बी में उर्दू, सी में संस्कृत, डी में तमिल। किस भाषा के तहत दिया गया है? तो ये दिया गया है संस्कृत भाषा के लिए। आप ये बताइए कि 8वां ज्ञानपीठ पुरस्कार रामभद्राचार्य के साथ और किन व्यक्ति को मिला है? तो किन्हें मिला है? तो ये मिला है गुलजार को। गुलजार को किस भाषा के लिए दिया गया था? तो किस भाषा के लिए दिया गया था? उर्दू भाषा के लिए दिया गया था। आप लोग ये बताइए ज्ञानपीठ अवार्ड का शुरुआत कब हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1961 में। अब सबसे पहले दिया कब गया था? 1965 ईस्वी से दिया जा रहा है। 1965। प्रथम अवार्ड पाने वाले व्यक्ति कौन है? प्रथम अवार्ड पाने वाला जी शंकर कुरुप को मिला था। किस भाषा में मिला था? मलयालम भाषा में। ठीक है, पहला अवार्ड किसे मिला था? पहला अवार्ड जी शंकर कुरुप को मिला था। किस भाषा के क्षेत्र में मिला था? तो मलयालम के भाषा के क्षेत्र में मिला था। आप ये लोग ये बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी थी। आशा पूर्णा किस भाषा को मिला था? तो बंगला भाषा के लिए दिया गया था। ठीक है, और ज्ञानपीठ को हिंदी के ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला व्यक्ति किसे मिला था? तो किसे मिला था? सुमित्रानंद पंत को। किसे? सुमित्रानंद पंत को मिला था। कब मिला था? 1968 में। अंतिकृति कौन सा है? तो चिदम्बरा था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो महादेवी वर्मा थी। कौन थी? महादेवी वर्मा। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? महादेवी वर्मा थी। महादेवी वर्मा की पुस्तक का नाम क्या था? यमहा है। महादेवी वर्मा की पुस्तक का नाम क्या है?
यमहा है। आप लोग ये बताइए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ भाषाओं 22 भाषाओं में, संवैधानिक निकाय के संविधान में वर्णित 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दिया जाता है और एक भाषा अंग्रेजी में दिया जाता है। टोटल कुल भाषा अगर पूछा जाए तो 23 भाषा है, कुल भाषा 23 है और संवैधानिक 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं को 22 भाषाओं में दिया जाता है। आप ये बताइए कि साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो साहित्य पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। आप लोग ये बताइए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी खास कृति के लिए दिया जाता है? नहीं, किसी खास कृति के लिए नहीं दिया जाता। जो भी लेखक होते हैं उनके जीवन के जितना कृतियां रहता है उनके लिए उन्हें दिया जाता है। तो आप अभी न्यू में, अभी हाल ही में न्यू यानी कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला है? किन्हें मिला है? तो विनोद कुमार को मिला है, विनोद कुमार को मिला है। किस भाषा के लिए मिला है? हिंदी भाषा के लिए मिला है। और इनकी महत्वपूर्ण कृति कौन कौन है देख लेते हैं। नौकरी की कमीज है, दीवार में एक खिड़की रहती है, खिलेगा तो देखेगा, कविता संग्रह और भी बहुत सी कृतियां इनको है, मगर इन ये सब सभी मुख्य कृतियां हैं। चलिए, ज्ञानपीठ से आशा करते हैं आप लोग पूरा क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अब कभी भी एग्जाम में आए तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है, मानव विकास सूचकांक भारत में कितना स्थान 131 है, सॉरी 30 है, 130 है, हाँ बिल्कुल सही है, 130 है। वहीं लैंगिक असमानता सूचकांक यानी जेंडर गैप के बीच में भारत का स्थान 102 है, नहीं बिल्कुल गलत है, 102 नहीं 131 है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन स्टेटमेंट ये हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, मानव विकास सूचकांक का भारत में स्थान 131 है, लैंगिक सूचकांक में भारत का स्थान 131 है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130 और लैंगिक सूचकांक में भारत का स्थान 131 है। चलिए और बताइए, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? मानव विकास कौन जारी करता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद। यूएनडीपी का पूछा जाए कि यूएनडीपी की स्थापना कब हुआ था, तो 1968 में यानी 1968 में हुआ था। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। चलिए, यूएनडीपी यूएनडीपी ने पहली बार कब जारी किया था अपना यह वार्षिक रिपोर्ट? कब जारी किया था? तो 1990 ईस्वी में जारी किया था। पहला बार कब जारी किया था? 1990 में जारी किया था। सबसे पहले आप एक बताइए कि पहली बार किसके द्वारा ये मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था? पहली बार किसके द्वारा जारी किया गया था? तो महबूब उल हक द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया था? महबूब उल हक द्वारा किया जाए। किस देश के नागरिक थे? पाकिस्तान का है। पहले किसके द्वारा जारी किया गया था? मानव विकास सूचकांक पहली बार किसके द्वारा जारी किया गया था? तो किसके द्वारा जारी किया गया था? आप लोग कमेंट करिए। महबूब उल हक के द्वारा जारी किया गया था। चलिए, और अगर ये पूछा जाए कि मानव विकास सूचकांक का आधार क्या क्या है? मानव विकास सूचकांक का आधार क्या क्या है? तो पहला में है शिक्षा, दूसरा में क्या है? स्वास्थ्य है, हेल्थ है, तीसरा में क्या है? प्रति व्यक्ति आय है, थर्ड में क्या है? प्रति व्यक्ति आय है। चलिए, मानव एक और अभी बीपीएससी में ही क्वेश्चन पूछा था, मानव समान रूप से उनका जीवन प्रत्यास्थ है यानी कि मानव का जीवन काल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 71 से 72 ईयर्स हो गया, 71 से 72 ईयर्स हो गया। चलिए, और कुछ सूचकांक से और कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं। पासपोर्ट इंडेक्स, अगर आपसे पूछा जाए पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो 77 है। भूख भूख सूचकांक में कितना है? 105 है। ऐसे याद कर सकते हैं, 5 रुपए बिस्कुट से भूख मिट जाएगा। ठीक है, तो भूख सूचकांक में कितना है? 105 है। भूख सूचकांक 105 है। खुशहाली, खुशहाली जैसे ही आपका 18 साल होता है तो हम लोग नौकरी के लिए या फिर ये सब के लिए फॉर्म भरते हैं, तो 118, जैसे 118 वर्ष आता है तो हम लोग नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, यानी कि 118 में क्या है? खुशहाली सूचकांक। सतत विकास की बात किया जाए, सतत विकास, देखिए शतक शतक कब होता है? 100 में शतक होता है, शतक होता है। तो शतक 100 से पहले ही 99 जैसे ही होता है, लोग को घबराने लगता है कि शतक होगा या नहीं होगा। तो सतत विकास में कितना होगा? 99 होगा। चलिए, शांति सूचकांक में, शांति सूचकांक में कितना है? 115 में। ठीक है, शांति सूचकांक से पूछा जाए तो 115 है। शांति सूचकांक में 115 है। प्रेस स्वतंत्रता आपको पता होगा 151 है। और वहीं अगर
पर्यावरण सूचकांक पूछा जाए, पर्यावरण सूचकांक में 171 है, ठीक है, 171 है। और जलवायु परिवर्तन कितना है, 10वां है, जलवायु परिवर्तन में 10वां है। चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। 77 में किसका है, पासपोर्ट इंडेक्स में, 77 में किसका है, पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, 77 है। 105 में क्या है, तो भुखमरी है। 118 में क्या है, विश्व खुशहाली है। 99 में क्या है, सतत विकास है। 10वां में क्या है, तो जलवायु परिवर्तन है। पर्यावरण सूचकांक कितना है, 176 है। प्रेस में कितना स्थान है, 151 है। चलिए आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस ऋण श्रेणी को 50,000 से 5 लाख रुपया तक दिया जाता है, किस ऋण श्रेणी, उस ऋण श्रेणी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है शिशु कहा जाता है, बी में किशोर कहा जाता है, या फिर सी में तरुण कहा जाता है, या फिर डी में तरुण प्लस कहा जाता है। तो 50,000 से 5 लाख को किशोर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, किशोर कहा जाता है। अगर शिशु की बात किया जाए तो 0 से 50,000 को शिशु, यानी छोटा है शिशु है, उससे बड़ा होगा 50 से 5 लाख के लिए किशोरा है, किशोरा से उससे बड़ा हो जाएगा तो तरुण में आ जाएगा, तरुण 5 लाख से 10 लाख है, तरुण तरुण और तरुण प्लस हो जाएगा तो 20 लाख हो जाए, ठीक है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। शिशु का 0 से 50,000 शिशु के लिए 0 से 50 है, अब किशोरा के लिए 50 से 5 लाख है, और 5 से 10 लाख किसके लिए, तरुण के लिए 10 लाख प्लस, यानी 20 लाख होगा तो तरुण प्लस होगा। आप लोग ये बताइए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब चालू हुआ था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब चालू हुआ था? ये 2015 ईस्वी से चालू हुआ है, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब से चालू हुआ है, 2015 से चालू हुआ है। और ये किसका है, तो ये सेंट्रल सरकार की योजना है, ठीक है, सेंट्रल सरकार के। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब से चालू हुआ, 2015 से हुआ है। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। शिशु के लिए पूछा जाए तो शिशु 0 से 50,000 हो गया, 50 से 5 लाख के लिए किशोरा हो गया, 10 लाख में तरुण हो गया, और 20 लाख में तरुण प्लस हो गया। चलिए आप लोग बोलकर अगर याद करते हैं तो जल्दी याद हो जाएगा, लिखें या ना लिखें, एक बार सिर्फ बोलिए, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र इंद्र 2025 अभ्यास, इंदिरा 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है, भारत रूस के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का 14वां संस्करण है, हाँ बिल्कुल सही है। इंद्र अभ्यास किसके किसके बीच में होता है, भारत और रूस के बीच में होता है। इंद्र अभ्यास किसके किसके बीच में होता है, भारत और रूस के बीच में होता है। कैसा अभ्यास है, द्विपक्षीय अभ्यास है। कौन सा सैनिक करता है, नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है। 2025 में इंद्र कैमा संस्करण है, 14वां संस्करण है। चलिए इसका आयोजन गोवा में हुआ है, नहीं इसका आयोजन गोवा में नहीं, चेन्नई में हुआ है, चेन्नई में हुआ है, ठीक है। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट सिर्फ 1 है, यानी कि ये सही है। चलिए इससे एक बार और देख लेते हैं, याद हो गया आप लोग, कमेंट करिए याद हो गया, या फिर एक बार और देख लेते हैं। चलिए इंद्र 2025 किन किन देशों के बीच में होता है, भारत और रूस के बीच में होता है। कौन सा सेना आयोजित करता है, तो नेवी करता है। आप लोग ये बताइए क्या नौसेना का दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। वायुसेना कब दिवस मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं अगर आर्मी यानी कि थल सेना की बात किया जाए तो कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसका आयोजन इंद्र 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो चेन्नई में आयोजन हुआ है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि के गर्मागरम बहस के बाद कौन सा विधेयक प्रस्तुत पारित हुआ है, तो कौन सा बहस पारित हुआ है? चलिए ऑप्शन है जीएसटी परिषद विधेयक, नहीं जीएसटी नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बफ संशोधन विधेयक 2025, या किसी में भूमि अधिग्रहण विधेयक, या किसी में समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता के बारे में देख लेते हैं, किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है, 44 में किया गया है। सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था, गोवा में। अभी वर्तमान में या स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें समान संहिता लागू है, तो उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ था, 2000 में। झारखंड का 2000 में, छत्तीसगढ़ का 2000 में। चलिए ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब भूमि अधिग्रहण की बात किया जाए, भूमि अधिग्रहण की कौन सा विधेयक था,
भूमि अधिग्रहण कौन सा विधेयक था? तो भूमि अधिग्रहण कौन सा विधेयक था? 100वां विधेयक था, ठीक है। भूमि अधिग्रहण 100वां विधेयक था। वहीं बफ संशोधन विधेयक पे बात किया जाए तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, बफ संशोधन विधेयक। बफ संशोधन विधेयक था क्या? तो बफ संशोधन विधेयक का ये था कि अगर कोई भी ऐसा जमीन है जिसका मालिकाना हक नहीं है, उसे बफ बफ के अंतर्गत चला जाता था। अरे यार, एक मिनट दोस्तों। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बफ संशोधन। जीएसटी के बारे में देख लेते हैं। जीएसटी के किस अधिनियम के तहत हुआ है? जीएसटी 101 अधिनियम। और इसका विधेयक पूछा जाए, जीएसटी का विधेयक कौन सा था? 122 था। आप लोग ये बताइए कि जी अधिनियम और विधेयक में क्या अंतर होता है? तो विधेयक उसे कहा जाता है जो पास नहीं होता है, सिर्फ ये लागू अति पास नहीं होता है तो उसे विधेयक कहा जाता है। जैसे ही पास होता है तो उसे अधिनियम बन जाता है, तो अधिनियम बन जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान प्रमुख परिवहन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। कौन सा समझौता है? ऑप्शन ए बिम्स्टेक विमान समझौता, बी में है बिम्स्टेक सड़क समझौता, सी में बिम्स्टेक समुद्री समझौता, या फिर डी में बिम्स्टेक रेल एकीकरण योजना। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस प्रमुख परिवहन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? कौन सा परिवहन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिम्स्टेक समुद्री परिवहन समझौता पर हुआ है। आप लोग ये बताइए कि बिम्स्टेक का आयोजन कब हुआ है? तो विश्व बिम्स्टेक 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? बैंकॉक का थाईलैंड में हुआ है। बिम्स्टेक 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? बैंकॉक का थाईलैंड में हुआ है, ठीक है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। इसका सदस्य संख्या कितना है? बिम्स्टेक में सदस्य संख्या टोटल कितना है? 7 है। कौन कौन है? बी से बांग्लादेश, आई से भारत, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड और भूटान और नेपाल है। कितना सदस्य देश है? फिर से एक बार बताते हैं, बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, भूटान हो गया और नेपाल हो गया। कौन कौन है? चलिए, बिम्स्टेक का कुल सदस्य संख्या कितना है? तो 7 है। आप लोग ये बताइए, जब बिम्स्टेक स्थापना हुआ था तब कितना सदस्य था? तो 5 था। कौन कौन सदस्य संख्या था? ऑप्शन है, सॉरी, ऑप्शन बोल रहे हैं। पहला देश है बांग्लादेश, दूसरा में भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। थाईलैंड था, ठीक है। बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर में। बिम्स्टेक का मंत्री स्तरीय कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। अब किसान का बात किया जाए तो किसान कहाँ हुआ था? तो नेपाल में, ठीक है। और किसान एग्रीकल्चर नेपाल में हुआ है, ठीक है, नेपाल में हुआ है। एक बार फिर से देख लीजिए। युवा की बात किया जाए, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गांधीनगर में, ठीक है, गांधीनगर में। और मंत्री बैठक कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है। और किसान का बात किया जाए, किसान कहाँ? नेपाल में। और वहीं रक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। साइबर सुरक्षा बंगलौर को हुआ। चलिए, फिर से एक बार बता दीजिए, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर में, मंत्री स्तरीय सम्मेलन नई दिल्ली में, किसान सम्मेलन नेपाल में, रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली और साइबर मंत्रालय बंगलौर में है। चलिए, 2027 में बिम्स्टेक में कौन सा आयोजन करने का प्रस्ताव किया है भारत द्वारा? तो कौन सा आयोजन किया जाएगा? तो जल जल आयोजन का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर को का अंतरिक्ष में विस्तारा मिशन कितने समय का था? कितने समय था? ऑप्शन है 8 दिन का, नहीं 256 दिन, या फिर 1 वर्ष, या फिर 365। कितना दिन का था? तो 256 दिन का था, ठीक है, 256 दिन का था। चलिए, द ब्रूटलिस्ट ने अपनी भूमिका के लिए किस अभिनेता ने सर्वप्रथम अभिनेता पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। ऑप्शन, लियोनार्डो डिकेंस डिकैप्रियो को, या फिर एड्रियन बॉडी को, या फिर किरण कलिंकन को, या फिर टियोथी चालमेट को। किसे मिला है? द ब्रूटलिस्ट ने भूमिका में
किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एड्रियन बॉर्डिंग को मिला है। किसे मिला है? एड्रियन बॉर्डिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजकोषीय सूचकांक राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह किसके द्वारा आयोजित किया गया था? यह रिजर्व बैंक राजकोषीय स्वास्थ्य नहीं, रिजर्व नहीं, नीति आयोग द्वारा जारी किया। यह रिपोर्ट उप सूचकांक के आधार पर राज्यों के राजकोषीय स्थिति को आकलन करता है। क्या करता? आकलन करता है। तो ये सही हो जाएगा। राजकोषीय स्थिति के मामले में ओडिशा शीर्ष स्थान पर, हाँ बिल्कुल शीर्ष स्थान पर है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 3। आप लोग ये बताइए नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? तो नीति आयोग का पुराना नाम हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य मंच WEF वार्षिक बैठक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, WEF का 55वीं बैठक हुआ है। 55वीं बैठक, हाँ बिल्कुल सही है। ये स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हुआ, हाँ ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। चलिए इसका एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच बैठक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ है। और इसका ये 55वां है। तो आप लोग ये बताइए कि स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का 90वीं वर्षगांठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा RBI ने 90वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में भाग लिया। बिल्कुल सही है। समापन समारोह में उद्घाटन करता कौन है? तो हमारे मोदी साहब उद्घाटन करता है। RBI के संसद के अधिनियम द्वारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जगह स्थान नहीं, इंपीरियल बैंक कौन था? SBI का था। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो इंपीरियल बैंक, SBI की स्थापना कब हुआ था? तो 1955 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीयकरण कभी हुआ था? 1955 में। सार्वजनिक बैंक में सबसे बड़ा बैंक किसका है? SBI का है। अभी हाल ही में वर्तमान में सार्वजनिक बैंक की स्थापना, सॉरी, संख्या कितना है? अभी हाल में सार्वजनिक बैंक की संख्या कितना है? तो 12 है। ठीक है, अभी हाल ही में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितना है? 12 है। आप लोग सबसे बड़ा बैंक, सार्वजनिक क्षेत्रों का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? SBI है। चलिए RBI से भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। आरबीआई की किस अधिनियम के तहत स्थापना हुआ है? तो आरबीआई का अधिनियम क्या था? 1934 था। ठीक है, और स्थापना 1935 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण 49 में हुआ है। अधिनियम पूछेगा तो 34, स्थापना 35 में, राष्ट्रीयकरण 49 में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अधिनियम, आरबीआई का अधिनियम 1934 में, स्थापना 35 में, 49 में, राष्ट्रीयकरण। चलिए आरबीआई का अभी वर्तमान में यानी कि 26वें गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। 26वें कौन है? संजय मल्होत्रा है। और पहला अगर पूछा जाए तो स्मिथ है। और पहला आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर, ठीक है ध्यान दीजिएगा, भारतीय पूछ रहा है। अगर भारतीय पूछेगा तो देशमुख हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल प्रणालियों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो मूसी नदी ऐतिहासिक इमारत है, हाँ बिल्कुल सही है। भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से जल प्रणाली में वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट 2025 में शामिल क्या क्या है? 1 और 2 है। ठीक है, 1 और 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? ये भी हाल ही में 71 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किन भाषाओं का शास्त्रीय भाषा को दर्जा दिया गया? किसमें दिया गया है? मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली को बी में, हिंदी, उर्दू, हिंदी को तो पहले ही से दिया हुआ है कि तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया ये भी नहीं है। नेपाली, मणिपुर, कश्मीरी, संथाली ये भी नहीं हो। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली। अब बताइए कि टोटल शास्त्रीय भाषा को कितना दर्जा मिला है? तो 11 था। पहले से कितना भाषा था? 6 था। अभी टोटल कितना हो गया? 11 हो गया। कुल भाषाओं की संख्या देख लेते हैं क्या क्या है।
एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पुरानी भाषा कौन था? तमिल था। तमिल के बाद तेलुगु है, तेलुगु के बाद मलयालम है, कन्नड़, संस्कृत, उड़ीसा, बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया। 11 भाषा हो गया। सबसे कठिन भाषा कौन सा है? पाली भाषा। सबसे आसान भाषा कौन सा है? प्राकृतिक है। और वहीं अगर पूछा जाए महात्मा बुद्ध ने कौन सा भाषा अपनाया था? पाली। और महावीर ने प्राकृत भाषा, महावीर ने प्राकृत भाषा। आप लोग ये बताइए संविधान भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? तो संविधान संविधान में भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन 2 स्थलों को 2025 में विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन ए मूसी नदी ऐतिहासिक इमारत और भुज का ऐतिहासिक, अभी जस्ट ही पीछे हुआ है तो इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए बताइए यूनेस्को, यूनेस्को की स्थापना कब हुआ? 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। चलिए यूनेस्को, यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस में। यूनिसेफ के मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में। स्थापना कब हुआ? 1945 में। चलिए यूनेस्को के 15वां अमृत धरोहर कौन सा है? 15वां अमृत धरोहर कौन सा है? तो गरबा है। गरबा किस राज्य में खेला जाता है? गुजरात में खेला जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को को मूर्त धरोहर में 44वां स्थान किसका है? 44वां स्थान किसका है? तो मराठा सैन्य का है। अगर 43वां पूछा जाए तो मोहितम असम है। और 44वां 42वां कौन सा है? होयसल का मंदिर। होयसल का मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में है। और 41वां क्या क्या है? शांति निकेतन। 41वां शांति निकेतन निकेतन, 42वां होयसल मंदिर और 43वां मोइदम और 44वां मराठा सैन्य। 44वां मराठा सैन्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमित शाह ने 5 अगस्त 2025 को हाल ही में लाल कृष्ण आडवाणी कार्यकाल को पीछे छोड़ते हुए भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री बन गए। हाँ बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हाल ही में मंत्री के पूर्व प्रधानमंत्री गांधी के कार्यकाल को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक नहीं, बिल्कुल गलत है। लंबे समय नहीं, इंदिरा गांधी का कार्यकाल क्रॉस किए हैं और जवाहरलाल नेहरू का भी कार्यकाल क्रॉस नहीं किए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने टोटल 16 वर्षों तक शासन किया था और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी बर्नेस नॉर्वे में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता है। बिल्कुल सही है। अब विक्रांत मैसी ने 12वीं फेल के लिए अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, ये भी सही है। शाहरुख खान ने जवान की मूवी के लिए भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला है। कौन है? गंजड़िया शाहरुख खान। गंजड़िया शाहरुख खान जवान मूवी के लिए और 12वीं के लिए विक्रांत मैसी है। तो कौन इसका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही है। गंजड़िया शाहरुख खान को भी 71 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए दिया गया है। चलिए 18 क्वेश्चन है। अप्रैल 2025 में पहलगांव आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस आतंकवादी समूह ने लिया है? ऑप्शन ए अल बदरा, बी में है अमात उल मुजाहिदीन, सी में है द रेजिमेंट फ्रंट या फिर डी में है ये तहरीक उल मुजाहिदीन। कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द रेजिमेंट फर्स्ट। कौन सा हो जाएगा? द रेजिमेंट फर्स्ट। अप्रैल 2025 में कौन सा अभियान चालू किया था? सिंदूर अभियान के तहत चालू किया गया था। कब सिंदूर चालू किया था? 6 से 7 मई 2025 को चालू किया गया था। ठीक है, 2025 को चालू किया गया था। किस आतंकवादी समूह ने जिम्मेवारी ली है? द रेजिमेंट ने लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अप्रैल 2025 अप्रैल 2025 में भारत ने किस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली को दूसरी खेप भेजा है? किसे भेजा है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया है, बी में फिलीपींस है, सी में वियतनाम है या लाओस है। कौन सा आंसर हो जाएगा? फिलीपींस है। पहला खेप किसको भेजा था? पहला भी फिलीपींस के भेजा था। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। अभी हाल ही में ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बन गया? इंडोनेशिया बन गया। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ? जकार्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। किस भारतीय लेखक की लघु कथा हार्ट लैम्प
के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया किसे? बानू मुश्ताक, बी में है सुधीर सराल या फिर ईस्टरियन कीर को या फिर दिलीप झावेरी को। किसे मिला है? ये भी 71 बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, कोसी मेचे लिंक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बिहार में कोसी नदी के अवशेष जल से मोची नदी पर जोड़ने की परियोजना। हाँ, बिल्कुल परियोजना सही है। यह परियोजना प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर, दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑरेंज इकोनॉमी में क्या शामिल है? ऑप्शन ए फल उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था। नहीं, भारतीय एक क्रिएटिव अर्थव्यवस्था। बिल्कुल सही ऑप्शन है, भारतीय क्रिएटिव अर्थव्यवस्था। आप लोग ये बताइए कि ऑरेंज इकोनॉमी तो हो गया क्रिएटिव अर्थव्यवस्था। समुद्र इकोनॉमी किससे संबंधित है? ब्लू इकोनॉमी से। समुद्र इकोनॉमी किससे संबंधित है? ब्लू इकोनॉमी। अगर ग्रीन की बात किया जाए तो ग्रीन किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। ग्रीन इकोनॉमी किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जल जीवन मिशन के तहत जल जीवन मिशन को किस वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? ये तो किस 2028 के लिए। जल जीवन मिशन की स्थापना कब हुआ था? 2019 में स्थापना हुआ था। जल जीवन मिशन की स्थापना 2019 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस राज्य में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा पटना हवाई अड्डे का विस्तार करेगा? पटना है, इसमें क्या है? इसमें तो बिहार है। पटना कहाँ है? बिहार में है। चलिए, हवाई अड्डा से और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? आप लोग ये बताइए। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट क्या है? तो इंदिरा गांधी है। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? इंदिरा गांधी है। एआई आधारित एयरपोर्ट कौन सा है? तो इंदिरा गांधी है। एआई आधारित एयरपोर्ट इंदिरा गांधी है। कौन सा एयरपोर्ट 100% सोलर सेल एयरपोर्ट बन गया है? तो कोचीन एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट? कोचीन एयरपोर्ट। आप बताइए कि पूर्वोत्तर का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कौन है? पूर्वोत्तर भारत का तो कौन है? दिल्ली पोलो। कौन सा एयरपोर्ट है? दिल्ली पोलो। पूर्वोत्तर भारत का कौन सा एयरपोर्ट ग्रीन फील्ड में शामिल हुआ है? तो दिल्ली पोलो। दिल्ली पोलो किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा है? दिल्ली पोलो। कि कहाँ है? पूर्वोत्तर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का मान्यता हुआ है। भारत का पहला ग्रीन फील्ड किसे मिला है? भारत का पहला तो किसे? कोचीन एयरपोर्ट। और ये आई आधारित कौन सा है? कोचीन है। चलिए, बिहार का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट किसे मिला है? तो बिहार का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट किसे मिला है? ये आपको पटना को। अब बिहार का पहला ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट किसे मिला है? तो ब्राउन फील्ड किसे मिला है? बिहटा को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? ऑप्शन ए कौन सा है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या फिर है फिक्स इंडिया एक्ट 1784 या फिर चार्टर्स एक्ट 1813 या फिर चार्टर एक्ट 1833। तो इसका ये बताए, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में हुआ था। पहला आप ये बताइए कि सबसे पहला कौन सा सर्वोच्च न्यायालय है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था? तो कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। इसमें पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जॉन इम्फे थे। चलिए बताइए। चलिए, और इससे कुछ एक्स्ट्रा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? विनियम अधिनियम के नाम से जाना जाता है। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदल दिया गया था। ठीक है, तो क्या किया गया था? बंगाल गवर्नर जनरल कर दिया था। ठीक है, बंगाल गवर्नर का नाम बदलकर क्या कर दिया था? गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया। ठीक है, कौन सा अधिनियम? 1773 अधिनियम के तहत। और इसके तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसका एक बार फिर से हम
आपको बोलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में गवर्नर जनरल का नाम पदनाम बदलकर क्या रखा गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया। गवर्नर का नाम बदलकर किस गवर्नर जनरल कर दिया गया? और पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। चलिए 1700 1773 को क्या कहा जाता है? 1773 जब स्थापना हुआ था तो इसमें बहुत सी कमियां रह गई थी, तो उसे प्रयास और भूल की संज्ञा कहा जाता है। तो इसके प्रयास और इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट एक्ट ऑफ सेटलमेंट की स्थापना किया गया। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट का 1781 प्रयास और भूल की संज्ञा किसे दिया जाता है? 1773 को दिया जाता है। 1773 को दिया जाता है। तो इसका सही आंसर तो आपको पता हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना अभी जस्ट हुआ है? 1700 रेगुलेटरी एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसे क्या कहा जाता है? पिट्स इंडिया। इसे प्रयास एवं भूल की संज्ञा ये 1773 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को मिलान करें 27, देख लेते हैं क्या क्या है। तो चलिए नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सबसे आगे तो आ जाएगा, ये ये हो जाएगा। ठीक है, तो नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो यह हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यानी कि इसका हो जाएगा बी। चलिए इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने का अनुमति मिला था 1813 में। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति कब किया गया था? ये किया गया था चार्टर्स अधिनियम, चार्टर्स अधिनियम 1813 1833, कब किया गया था? 1833। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2-1 ऑप्शन नंबर बी, 2-1-3-4, 2-1-3-4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत निम्नलिखित किन कार्यों को अलग किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापारिक मामले मामले और राजनीतिक मामले। किसके तहत? 1784 में। राजनीतिक मामले के लिए कौन देख रेख करता था? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ सॉरी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। राजनीतिक मामले में कौन करता था? कंट्रोलर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसका करता था? वाणिज्य मंत्रालय। आप लोग अगर कंफ्यूज होइएगा तो इससे ऐसे याद कर लीजिएगा, राजनीतिक मामले में जब भी एग्जाम कंट्रोल, जब भी हम लोग एग्जाम देते हैं तो कंट्रोलर होता है, कौन करता है? राजनीतिक मामले। तो राजनीतिक मामले में कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, कुछ भी होता है तो कंट्रोल कौन करता है? राजनीतिक मामले में कंट्रोलर होता है। वाणिज्य में डायरेक्टर होता है, जैसे कि एमडी, सीईओ, डायरेक्टर सुने हुए, इस कंपनी का डायरेक्टर ये है वो है। तो वाणिज्य मंत्रालय में किसका है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और ये कंट्रोलर किसका? राजनीतिक मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा गठित गठन किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा गठन क्या किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। अभी जस्ट ही बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया? तो कौन सा कार्य अलग कर दिया? अभी जस्ट रिपीट है, राजनीतिक और व्यापारिक मामले। राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक मामले ये डायरेक्टर। चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 को रूप में जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1813 को रूप में किया जाना, 1813 को कितना, 1813 को क्या जाना जाता है? चार्टर्स अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए, चार्टर्स अधिनियम। 1813 के चार्टर्स अधिनियम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया? ऑप्शन ए 15 वर्षों, बी में है 5 वर्षों, 20 वर्षों या फिर 10 वर्षों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। कब? 20 वर्षों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो 1813 के चार्टर एक्ट, हाँ बिल्कुल सही है जी। जनरल कमेटी पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही है। प्राचीवाद और आंग्ल वीर, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक और 1-2-3 सभी सही है, 1-2-3 सही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिक कार को चाय के व्यापार और चीन के व्यापार के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। हाँ बिल्कुल सही है। 1813 के चार्टर्स एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के
व्यापार एकाधिकार में चाय के साथ चीन के साथ व्यापार को चाय और चीन के साथ छोड़कर सभी को समाप्त कर दिया। ये सही है। 34 का फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सेकंड स्टेटमेंट, इस कंपनी द्वारा अधिकार के लिए भारतीय राज क्षेत्र में ब्रिटिश शासन क्राउन को संप्रभुता की दृष्टि हो गया। हाँ बिल्कुल सही है। भारत में राजस्व अब ब्रिटिश संसद में नियंत्रण आ गया। नहीं, ये गलत है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? एक और दो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरी प्रतिबंधित नहीं करना, नौकरी से प्रतिबंधित नहीं करना है? ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1770, रेगुलेटिंग एक्ट में वर्णित भी नहीं है, 1784 में भी वर्णित नहीं है, चार्टर्ड एक्ट 1833 या फिर भारत इसमें भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1833 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत के सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थापित हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थापित हुआ। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1858 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1835 या भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1974। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1958। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूर को बिना अनुमति से चाय के बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी? ऑप्शन है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, अंतर्देशीय आवर्जन अधिनियम 1859 या भारतीय दास्ता अधिनियम 1843। क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश, वीडियो लंबा हो रहा है, इससे कोई आप लोगों को दिक्कत ना होना चाहिए क्योंकि इसका जितना ही ज्यादा डिटेल सुनिएगा उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के लिए विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय के कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार और अधिक बल दिया? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1958 या भारतीय परिषद अधिनियम 1992 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909। यह कौन सा अधिनियम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल एक्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्टेटमेंट फर्स्ट है, इसमें कानून बनाने के प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद की विस्तार हुआ। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल परिषद का विस्तार हुआ। हाँ बिल्कुल सही है। गवर्नर जनरल के सदस्यों में वृद्धि करने के लिए प्राधिकार नहीं था। नहीं, गलत है। था क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, दो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव, आप लोग बताइए अप्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था? तो अप्रत्यक्ष का चुनाव हुआ था 1892 में। अप्रत्यक्ष की बात किया जाए तो प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो क्या पूछ रहा है? अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था? चलिए देख लेते हैं। तो अप्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था? वो ये हुआ था 1892 ईस्वी में। अप्रत्यक्ष चुनाव 1892 ईस्वी में हुआ था। अप्रत्यक्ष चुनाव 1892 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश कानून द्वारा भारतीय प्रतिनिधित्व को पहली बार भारतीय विधान परिषद में चुनाव के लिए सीटों का आवंटन किया गया था? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1915 या फिर भारत परिषद अधिनियम 1861। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा 1892 के सुधार का विस्तार था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, नहीं। बेवेल अधिनियम 1945, ये नहीं। 1909 के परिसर अधिनियम 1909 के परिसर अधिनियम या फिर भारत सरकार 1919। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1909 के। पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन कब मिला था? तो 1909 में ही मिला था। 1909 को क्या कहा जाता? मार्ले मिंटो। 1919 को क्या कहा? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कहा जाता। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कहा जाता। चलो
इसका थोड़ा सा और जान लेते हैं। 1919 के तहत निर्वाचन मुसलमानों को मिला ही था। आप बताइए कि 1919 में किस किस को मिला था? तो 1919 में ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीयों को निर्वाचन का अधिकार मिला था। वहीं आपसे पूछा जाए तो महिलाओं और दलित को निर्वाचन का अधिकार कब मिला था? तो 1935 में। आप लोग बताइए, महिलाओं और दलित का 1935 में, सिख ईसाई और आंग्ल को 1919 में, मुस्लिम को 1909 में। अब भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 1919 के तहत दिया था। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को भारत सरकार ने प्रथम बार लागू कब किया गया था? कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1813 अधिनियम, 1835 अधिनियम, 1858 अधिनियम, या 1909 अधिनियम। तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1909 अधिनियम, 1909 अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर मार्ले मिंटो सुधार ने राज्य विधानसभाओं को शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया गया। शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया, हाँ बिल्कुल सही है, ये सही है। तो स्टेटमेंट दो दो क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1909 के अतिरिक्त गैर सरकारी व्यक्ति स्थानीय निकायों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन, हाँ बिल्कुल सही है। तो सही क्या हो जाएगा? एक और दो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मार्ले मिंटो सुधार राज्य विधान सभाओं के शासकीय बहुमत को समाप्त कर दिया। बहुमत को समाप्त कर दिया, हाँ बिल्कुल समाप्त कर दिया। ये तो रिपीटेड है यार, एक और दो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में 120 सदस्यों वाले चैम्बर चैम्बर ऑफ प्रीसेंस की व्यवस्था किया गया? उसे क्या कहा? चैम्बर ऑफ प्रीसेंस, 1919 भारत शासन अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1919 के बारे में कहा गया है, सही नहीं है। इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधि को प्रथा को आगे बढ़ाया गया, हाँ बिल्कुल सही है। इसमें केंद्रीय कार्यपालिका विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी, ये भी सही है। इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये भी सही है। तो केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी स्पष्ट पृथक का संघवाद का मार्गदर्शन, ये किसमें था? ये था 1935 में। ऑप्शन नंबर डी सही है, गलत हो जाएगा। चलिए 48 क्वेश्चन नंबर। केंद्रीय विधानसभा के उपरोक्त में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत है? कौन है? तो 1926 है, ठीक है, 1945 है, यही दोनों है। 1937 नहीं है। 1937 किसके है? 1937 किस अधिनियम के तहत है? 1935 के तहत है, ठीक है। 1937, 1935। तो क्या आंसर हो जाएगा? एक और तीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय सिविल सेवा, तो क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 के में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो कि भारत में होनी थी, हाँ बिल्कुल सही है। भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप से अधिक था, यह भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बल 1919 के संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष महिला मताधिकार के पक्ष में किसने साक्ष था? ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट, हाँ थी। सरोजिनी नायडू, ये भी थी। और श्रीमती हीराबाई, ये भी थे। आप लोग बताइएगा कांग्रेस का सबसे पहला अध्यक्ष किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। और कांग्रेस का प्रथम भारतीय पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा 1925 के कानपुर अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषता और प्रांतीय स्वायत्तता के शुरुआत और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायिका शक्ति के वितरण को प्रावधान भी किया जाता? ऑप्शन ए 1958, भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारत सरकार अधिनियम 1909, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909।
क्या आंसर हो जाएगा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को कहा था कि दास्ता एक नया घोषणा पत्र है के स्वरूप में वर्ग किया था? किसे कहा जाता? 1935 का कहा था। 1935 भारत अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था? उच्च सदन का नाम क्या था? ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। ऑप्शन है भारत भारत सरकार अधिनियम 1958, या बी में है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी में है भारत सरकार अधिनियम 1919, या फिर डी में है भारत सरकार अधिनियम 1909। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें निम्नलिखित में से किस अधिनियम को नया घोषणा, तो रिपीटेड क्वेश्चन 1935। चलिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के किस पर आधारित है? भारतीय भारत का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा नहीं, संविधान सभा 1946 का, ब्रिटिश में प्रांतों में नहीं, भारत का स्वतंत्रता स्वीकृति नहीं, स्वतंत्रता संग्राम 47 में था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? संघ में प्रांतीय स्वायत्ता है, केंद्र में द्वैत शासन है, संवर्ती सूची का सृजन है 1935 के तहत हुआ था, ये भी सही है। प्रांतों में द्वैत शासन, अभी जस्ट ही पहले प्रांतों में द्वैत शासन 1919 में हुआ था, प्रांतों में द्वैत शासन 1919 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा का उद्गम में सहायता हुआ? चार्टर्स अधिनियम 1773, बी में है मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935, या फिर ईस्ट इंडिया 1784। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघीय न्यायालय के रचना के सामर्थ्य किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919, 1935 भारत सरकार अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1935 भारत सरकार अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के असंतोष निराशजनक प्रकाशहीन सूर्य कहा था? किसने? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी में एनी बेसेंट, या फिर सी में गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर डी में लाला लाजपत। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1961 के भारत के गवर्नर जनरल परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य के नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायपालिका के रचना और समर्थन के बारे में बात करता है। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919, या फिर 1935 अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रहती है? अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर के पास में। 1935 अधिनियम द्वारा स्थापित अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? गवर्नर के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर 64, वर्ष 1935 में भारतीय संविधान द्वारा देश में शामिल करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम का प्रतिस्थापित किया गया है? किस अधिनियम को प्रस्थापित किया गया? ऑप्शन ए विनियम अधिनियम 1973, भारत सरकार अधिनियम 1935, या मार्ले मिंटो अधिनियम, या फिर डी में भारतीय परिषद अधिनियम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया है? कौन सा अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया है? ये बी नंबर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था कि यह अनेकों ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के
होने से दो अलग अलग अधिनियम में विभाजित किया गया है, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और क्या था, बर्मा अधिनियम 1935। बर्मा अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम किया गया था, ये सही है। इस अधिनियम में भारत और बर्मा सरकार के लिए दो अलग अलग अधिनियम विभाजित किया गया था, ये भी सही है। यह अधिनियम 1935 में प्रारंभ हुआ था, नहीं 1936 से प्रारंभ हुआ था, यानी कि 1 और 2 सही, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम 2 वर्ष सदन हुआ था, और 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम या फिर 1935? अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1919 के अधिनियम। चलिए 70 नंबर, मिलान करना। मुसलमानों का पृथक निर्वाचन हो जाएगा, तो मुसलमानों का पृथक निर्वाचन किस में हो जाएगा, तो 1919 में। सिख के लिए 1919, 1909 में। भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 में क्या है, तो ये हो जाएगा 1935 में प्रांतीय स्वायत्ता हो जाएगा। निर्वाचन के सिद्धांत का शुरुआत कब हुआ था, निर्वाचन का सिद्धांत इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, और 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन। तो क्या आंसर सही हो जाएगा, दो 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 चार, 2 4, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, कैबिनेट मिशन 1946। किस संविधान को कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के दो, ये तो हुआ था पाकिस्तान विभाजन नियम 1947, अभी में भारत विभाजन नहीं, पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस नहीं, ऑप्शन नंबर ये होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या कहा गया था, भारतीय स्वतंत्रता। इस संविधान कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र का विभाजन, भारत और पाकिस्तान के दो राष्ट्रों का विभाजन किससे, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अभिलक्षण नहीं है, ऑप्शन ए भारत में आधिपत्य डोमिनियन में सिंधु बलूचिस्तान को छोड़कर पश्चिम और पूर्वी बंगाल और NWUFP को छोड़कर शेष भारत में शामिल किया गया, ये तो सही है। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद के विधायी की इच्छा से संविधान निर्माण करने का तलाश नहीं। इस अधिनियम में स्वतंत्र, ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। 1935 भारत शासन अधिनियम पर लोक सेवा आयोग की स्थापना 1935 के तहत हुआ था, बिल्कुल सही है। और मुसलमानों को पृथक, ये भी सही है। चुनाव में प्रत्यक्ष चुनाव, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। 19 स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र अधिनियम 1947 में कॉमनवेल्थ देश के समूह में भारत को शामिल किया गया, 1947 नहीं 1949 में। कब किया गया, 1949 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में विधेयक 4 जुलाई संसद में पुनः स्थापित किया गया, इसे 18 जुलाई को बिल्कुल स्वीकृत, ये भी सही है। 4 जुलाई को संसद में पुनः स्थापित किया गया, इसे 18 जुलाई में स्वीकृत किया गया, सही है। 1947 में अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे का निर्धारण किया गया, ये भी नहीं, ये गलत है। ये तो सब सही हो जाएगा, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिए धन्यवाद दोस्तों।